नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पैसा ऑफ इंडिया। आप सही सुन रहे हैं। ये वो पैसा नहीं है जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं। ये पैसा का मतलब है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एनालिसिस ऑफ इंडिया, अर्थात अगर हम हिंदी में बोलें तो भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज का जो टॉपिक जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज के करंट गवर्नमेंट ने ये विंटर सेशन में ये बिल पास किया गया है। और ये जो बिल पास हुआ इससे सभी लोग प्रभावित होंगे। इससे आम जनता भी प्रभावित होंगे, इससे मिडिल क्लास भी प्रभावित होंगे, इससे अपर क्लास भी प्रभावित होंगे, क्योंकि ये पूरी चीज़ें रिलेटेड है न्यायपालिका से। जैसे आप जानते होंगे कि किसी भी जो हमारे न्यायपालिका है वो तीन चीज़ फॉलो करते हैं किसी भी केसेस की कंक्लूजन तक आने के लिए, या वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो। ये मेनली जो अभी चेंजेज आई है मेनली ये क्रिमिनल केसेस के लिए आया है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं वो है आईपीसी 8060 और सीआरपीसी 8098 और इंडियन एविडेंस एक्ट 8072। ये तीन चीज़ें हैं जो राइट फ्रॉम द जहाँ पे क्राइम अकर हुआ, राइट फ्रॉम द अकरेंस ऑफ क्राइम अनटिल द कंक्लूजन ऑफ द क्राइम, अनटिल द कंक्लूजन ऑफ द पनिशमेंट, जो हम तीन चीज़ फॉलो करते हैं। अब इससे आगे जाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों में डिफरेंस क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है ट्रायल के समय में। तो आईपीसी मेनली क्या है, ये कंटेन करता है चार्जेस, जो भी आपने क्राइम किया है उसके अनुसार जो चार्जेस फ्रेम होगा, प्लस उस चार्जेस के अनुसार आपको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा वो आईपीसी में मेंशन रहता है। सीआरपीसी क्या एक गाइडेंस है, एक प्रोसीड्यूर है। जब क्राइम हो गया उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट कोर्ट में जमा की, उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में जमा होने के बाद जब केस ट्रायल पे ओपन होता है तो सीआरपीसी यहाँ पे एक्शन में आती है। यहाँ पे एक गाइडलाइंस है जो कोर्ट को, चाहे विक्टिम्स को या एक्यूज्ड हैं, चाहे या प्रोसिक्यूशन है, तो उन लोगों को फॉलो करना, यहाँ कोर्ट को ये फॉलो करना पड़ता है कि जो केस जिस तरह से लड़ी जा रही है, जिस तरह से आर्गूमेंट दी जा रही है, जिस तरह से ट्रायल हो रहा है, क्या वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें तजुर्बा ये दिया जाता है कि मान लीजिए आपने क्राइम किया तो आप पे आईपीसी की क्या चार्जेस लगाई गई है, क्या उस आईपीसी के तहत आपको बेल मिल दिया जा सकती है, एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। अगर वो सीआरपीसी के अनुसार नहीं दी जा सकती है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जब आपको ट्रायल किया जा रहा है तो इंट्रोगेशन और जो एविडेंस है, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 है, इसमें पूरी चीज़ें ये मेंशन किया गया क्या क्या एविडेंस परमिसेबल है अपने जब भी क्रिमिनल केसेस ट्रायल की जाती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सब चीज़ें वहाँ मेंशन किया गया है कि क्या 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 विटनेस, आप जैसे मान लें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है तो क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने चार्जशीट सबमिट किया, क्या चार्जशीट फिजिकली होना चाहिए, या वो चार्जशीट को फिर से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट आके और एज ए विटनेस गुजरना पड़ता है सेशन कोर्ट में या जो भी कोर्ट में है, और उसके बाद उसको माना जाता है। क्या ये डॉक्टर का जो मेडिकल रिपोर्ट है तो डॉक्टर के देने के बाद मान लिया जाती है, या फिजिकली डॉक्टर को गुजरना पड़ता है कोर्ट में। ये पूरी चीज़ें मेंशन है। तो मेनली हमारे जो क्रिमिनल सिस्टम, जो हमारे जो जुडिशरी, जो क्रिमिनल सिस्टम को ट्राई करने के लिए जो फॉलो की जाती है, ये तीन चीज़ें फॉलो करी जाती है। आईपीसी 8060, सीआरपीसी 8098 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 8072। तो आज जो करंट गवर्नमेंट है इसमें जो सबसे मेजर चेंजेस इनने लाया है ये तीनों में। अब आईपीसी इंडियन पेनल कोड 8060 है, उसको भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है। सीआरपीसी जो 8098 है उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिया गया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 जिसका भारतीय साक्ष्य बिल का नाम दिया गया है। तो ये तीनों बिलों में मेजर चेंजेस क्या है, जैसे कि अगर मैं बताऊं
तो सबसे पहले जो हमारे गृह मंत्री उन्होंने बताया कि अब जो बिल पास की गई इसमें टाइम बाउंड रहेगा। मान ली कोई भी केसेस, कोई भी क्राइम अकर हुआ, उसके बाद ट्रायल से लेके उसकी मतलब पनिशमेंट अनाउंसमेंट तक ये टाइम बाउंड रहेगा। मतलब इतने टाइम में हमें केसेस जो है, हमें केसेस को ट्रायल खत्म कर देनी चाहिए। अगर आप जैसे जानते होंगे आज के समय में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, पेंडिंग ऑफ केसेस बहुत हैं। अगर आप जाएं तो करोड़ों में पेंडिंग केसेस हैं, क्योंकि एक एक केस ट्रायल करने के लिए 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। सबसे बड़ी दुर्गति तो ये है कि इवन कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे चार्जशीट 90 डेज में सबमिट होनी चाहिए, वहाँ पे 5 साल लेते हैं। इसमें कुछ कुछ ना कुछ हमारी पुलिस की गलती है, वो अपना घूस लेने के चक्कर में विक्टिम से, एक्यूज से मिले रहते हैं ताकि उधर से उनको घूस मिले तो वो अपना केस को रोक सके। खैर वो तो बात की बात है, बट अभी बात हम उस पर चर्चा करेंगे जो हमारे गृह मंत्री ने बोला है। तो जहाँ तक टाइम बाउंड की पक्ष ने गृह मंत्री रखा है, और उनके लिए उनको प्रशंसा भी की जा रही है, पार्लियामेंट में और बाहर में भी की जा रही है। तो मैं ये बता दूं कि आज करंट टाइम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरे भारत वर्ष में 4,000 से ऊपर वैकेंसी है जजेज में, चाहे वो सेशन जज हो, चाहे वो सीजीएम हो, चाहे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज, 4,000 से ज़्यादा रिक्त खाली है। और जहाँ तक हाई कोर्ट की बात करें तो मोर देन 1,500 वैकेंसी खाली है। तो केवल ये बोल देने चाहिए कि हमने कानून चेंज कर दिया, हमने नई बिल ला दिया, तो इससे जो है हमारी जो पेंडेंसी जो केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे, चाहे हाई कोर्ट लेवल पे, चाहे सीजीएम लेवल पे, वो हम लोग टाइम बाउंड में कंप्लीट कर लें। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो वैकेंसी खाली पड़ी है सालों से, ओवर ए डिकेड, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तब जाके जो केसेस है ये ट्रायल सही टाइम पे होंगे, और सही टाइम पे जुडिशरी जो है ये केसेस को ट्रायल कर पाएंगे, और आम जनता को सही टाइम पे न्याय मिल पाएगा। अगर आप देखें तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में देखिए, जैसे कि माननीय गृह मंत्री ने ये भी बोला कि हम जो है पूरी तरह इसको डिजिटलाइज कर देंगे। तो आज के दौर में अगर आप देखें तो डिजिटलाइज ऑलरेडी 43% है। मतलब अगर आप जाएं तो वहाँ पे एक ऐप है हमारे देश में, ई कोर्ट सर्विसेज करके ऐप में, अगर आप प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें ई कोर्ट सर्विसेज, तो आपको एक ऐप मिलेगा जहाँ पे आप अपना केस को ट्रैक कर सकते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग डेट का क्या दिया गया है। बट ये बात है कि ये डिजिटलाइज ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि केवल आप हियरिंग डेट जान के कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली इनको इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए कि हियरिंग डेट कब है, अभी जो केस जिस स्टेज पे है इसमें क्या क्या विटनेस दे दिया गया है, और जो सरकारी विटनेस है, सरकारी विटनेस जो है सबसे बड़ी एक चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी केसेस को ट्रायल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इन टाइम बाउंड मैनर। ये क्या होता है, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट से होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ये क्या सरकारी विटनेस है, ये क्या करते हैं, ये बहुत टाइम लेते हैं। ये अगर आप जाओ उनसे तो पहले तो ब्राइब की बातें करेंगे, बिना पैसे दिए आपको आएंगे नहीं गवाही देने के लिए। तो इसमें सरकार को अगर डिजिटलाइज पूरी तरह से करना है तो इनको जो हमारी सरकारी विटनेस है, जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट किया है, उनको इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर वो मौजूदगी में वहाँ पे नहीं है, कहीं दूसरी और कहीं और जगह ट्रांसफ़र किया गया, तो उनकी हर इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। और वो विक्टिम को फॉलो अप नहीं करना है कि सरकारी गवाह कब आए, ये सरकार का काम है, इस सरकार को बुलानी चाहिए। न्यायपालिका का काम है कि आप सरकारी गवाह को सही टाइम पे लाएं और ये केस की ट्रायल सही टाइम पे कंप्लीट हो, ताकि आम जनता को सही समय पे न्याय मिले। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं, केवल डिजिटलाइज करने से कुछ नहीं होगी। डिजिटलाइज करना है तो आपको पूरी सिस्टम को इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा, तभी जाके ये डिजिटलाइज का लाभ आम जनता को मिल पाएगा। तीसरी बात जो गृह मंत्री ने हमें बताया कि हम इसको ई एफआईआर कर देंगे। अगर आप जानते हैं कि ई एफआईआर तो अभी भी है, अगर आप कोई एफआईआर किए हैं और आप जानना चाहते हैं क्या हमारा एफआईआर
सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एक वेबसाइट होता है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो, वहाँ जाएं। जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आपने एफआईआर दर्ज करवाया है, तो उसके स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाएं और वहाँ पे अपना एफआईआर से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये एफआईआर अभी भी है, ये नहीं कि अभी भी वो फिजिकली, अब अभी भी है ये पिछले 10 साल से चल रहा है कि आप अपने एफआईआर को ट्रैक कर सकते हैं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो के वेबसाइट पे जाके अपना एफआईआर सबमिट कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो मौजूदगी जो चीज़ें गृह मंत्री ने बताया, हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मेजर चेंजेज हुई है। ये केवल इन्हें नाम रिप्लेस कर दिया, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। और जिस टाइप से हमारे गृह मंत्री ने बताया है, ये तब तक लाभदायक नहीं होगा आम जनता के लिए जब तक ये 100% एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। हमारे न्यायपालिका में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है एग्जीक्यूशन। हमने क्या है, कोई भी बिल ले आया, हमने कोई भी पॉलिसी बना दिया, कोई भी नीति बना देने से नहीं होती है। नीति को सही ढंग से एग्जीक्यूट करना और जनता तक जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आप डिजिटलाइज कर देंगे, कितने जनता हैं तो ये जानते हैं कि हम अपनी केस को ऐप पे ट्रैक कर सकते हैं, और जानते भी हैं तो क्या उनको डिजिटलाइज कॉन्शियस हैं? क्या हमने जनता को डिजिटलाइजेशन का अवेयरनेस दिया है? क्या हमने उन्हें सिखाया है कि आपको कैसे चेक करना है, नहीं करना है? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये एक, आप अगर 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ मतलब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, जिसे आप जानते हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां सेक्शन 1939A के द्वारा सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर गरीब, हर तबके आदमी को जो है फ्री लीगल एड की जगह दी गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आज नहीं है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है 1987 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। और एक नालसा करके है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था, जिसके तहत ये बताया गया था कि जो भी गरीब लोग हैं, जो भी लीगल अपने आप को लीगल केसेस लड़ने के लिए अपने आप को नहीं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो हम गरीब और ऐसे आदमियों को हम हेल्प करेंगे नालसा के द्वारा। आज अगर डाटा निकाल के देखें नालसा के वेबसाइट पे, तो आपको पता चलेगा कि वो 140 करोड़ में 80% लोग फ्री लीगल एड मतलब कि उनको केस लड़ने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं है, उनको फ्री हेल्प चाहिए सरकार के द्वारा। 80% लोग, अगर 80% आप 140 करोड़ को निकालें तो ऑलमोस्ट 112 करोड़ लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। बट अगर नालसा के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा केवल 1.5 करोड़ आदमी को, 1.5 करोड़ जनता को ही इसका लाभ मिला है। तो आप सोच सकते हैं कितनी डिफरेंस है, कहाँ 112 करोड़ और कहाँ 1.5 करोड़ की जनता को नालसा की लाभ मिला है। और कब से? नालसा जो है ईस्वी 1995 में स्थापित किया गया था। 1995 से लेकर अभी तक केवल और केवल 1.5 करोड़ जो है जनता लाभ लिया है। तो ये बता देना कि हमने सब कुछ बिल निकाल दिया, हम नीति बना दिए हैं, और इससे बनाने से ये नहीं पता चलता कि सही रूप में जो है ये जनता तक जा पाएगी, क्या जनता इससे लाभ ले पाएगी। तो ये तो मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया नालसा का, जिसमें खुद हमारे कानून, खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है सेक्शन 939A के द्वारा कि जो जनता के पास लीगल केसेस लड़ने के लिए पास पैसे नहीं है, उन्हें सरकार खुद फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। अब दूसरी बात चलते हैं, जो सबसे बड़ी मेजर चेंजेज है वो इस बिल में, वो है सेडिएशन लॉ। आपको पता है कि सेक्शन 124A जिसे हम सेडिएशन लॉ के द्वारा जानते हैं, जो अंग्रेज के टाइम में लाया गया था कि कोई भी जनता गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकती, ताकि अंग्रेज सरकार ने इसलिए लाया था ताकि भारत के जनता जो है अंग्रेज सरकार को अनस्टेबलाइज ना करे। उस समय अंग्रेज के अनुसार ये कहना था कि ये लॉ उनके लिए जरूरी है, क्योंकि हम आज़ादी चाह रहे थे। हम तो भारत के लोग तो चाहते ही थे कि हम उनको स्टेबलाइज करें, और वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के जनता जो है अंग्रेज की सरकार को अनस्टेबलाइज करे। इसलिए उनने उस समय सेडिएशन लॉ लाया था।
80-60 में, ताकि ये जो है उनको एक स्टेबल रूप से गवर्नमेंट भारत में चला सके। जैसे जैसे समय गुजरा, जैसे समय गया, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बात कहने लगी कि ये जो सेडिशन लॉ है, जो राजद्रोह कानून है सेक्शन 124A, वो अब इसकी ज़रूरत नहीं है भारत में, क्योंकि कोई भी यहाँ पे राजद्रोह कोई भी नहीं करना चाहता, कोई भी ऐसे लोग नहीं जो इसके जो है इस कानून के ज़रूरत अब सरकार को पड़ेगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार करंट सरकार को या पहले सरकार को भी बोला जा चुका है कि अपने जो है बिल अपने नीति में चेंज करें और इस कानून को, जो सेडिशन लॉ है, जो राजद्रोह कानून है सेक्शन 124A, इसको हटाया जाए। अभी हाल में 2 महीने पहले हाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बार बताया कि इस पे ध्यान दें और इस बिल को जल्द से जल्द जो है अपने कानून से निकाला जाए। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ। इसमें अगर देखिए सेडिशन लॉ, चाहे राजद्रोह कानून जो है सेक्शन 124A, ये जनता के लिए कोई हित में नहीं है, बट इस लॉ को हर सरकार, चाहे वो आज का मौजूदा सरकार हो, चाहे वो पिछली 20 साल की सरकार हो या 30 साल की सरकार हो, हर सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट हर सरकार ने थोड़ा बहुत दुरुपयोग किया है। जबकि करंट सरकार जो है, जो मोदी जी की सरकार है 2014 से, अगर 2014 से मैं डाटा निकालूं तो सबसे ज़्यादा इस कानून, जो राजद्रोह कानून है सेक्शन 124A सेडिशन लॉ, जो है मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया है। इस सबसे ज़्यादा डाटा, अगर आप डेटा निकालें तो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग मोदी सरकार ने किया है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊं, आपको पता होगा बेनाव गांव केस जो महाराष्ट्र में हुआ था, उसमें जो है बहुत सारे जो है पत्रकार को जो है मतलब मोदी सरकार ने सेडिशन लॉ लगा के उनको जेल में रख दिया। और आज भी बहुत सारे जिनको राजद्रोह कानून धारा लगा के वो सेक्शन 124 के तहत उनको जेल में रखा गया, आज भी उनको बेल नहीं दिया गया और कोई भी ठोस विटनेस नहीं प्रोवाइड किया और एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया है। चलिए उसके बारे में तो बात में करते, मैं आपको एक आदमी का मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक, अगर मैं इसमें चर्चा करूं तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे। बट मैं एक उदाहरण दे के आपको बताना चाहता हूँ कैसे मौजूदगी सरकार और पिछले सरकार और जो भी सरकारें कैसे ये सेडिशन लॉ और जो राजद्रोह कानून सेक्शन 124 को कैसे दुरुपयोग किया गया है। एक गौतम नवलखा करके एक पत्रकार थे महाराष्ट्र के, जिनको जो है उनको आतंकवाद बोल के और उन पे राजद्रोह कानून लगा के, चार्जेस लगा के, सेक्शन 124 के लगा के उनको 3.5 years जेल में रखा गया। उनको विदिन 3.5 year बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को तलब की। उन्हें बताया कि बताइए आप 3.5 साल में इनके क्या क्या खिलाफ क्या क्या एविडेंस आपने कलेक्ट किया है। ये 3.5 साल में कोई भी ठोस एविडेंस अपनी सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाई। तो कोर्ट का ये कहना है कि और सबसे बड़ी भौचक्का की बात तो ये है कि इनको जिस टीम जो डिपार्टमेंट इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो हमारे देश के सर्वोच्च और बहुत ही इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है, वो है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA के द्वारा 3.5 साल के ड्यूरेशन में एक भी ऐसा ठोस एविडेंस बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाई, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ये बहुत ही गलत बात है और ये जो चार्जेस लगा के जिन आदमियों को आपने जेल के अंदर रखा है, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जितने भी आदमी सेडिशन लॉ के तहत, राजद्रोह कानून के तहत जिनको जेल में रखा गया है, किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार केवल जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको जो है जानबूझ के ऐसे लोग को सताया जाता है।
इसमें जो है बॉम्बे को हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, करंट गवर्नमेंट को तलब किया है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और ये जो कानून है इसमें जो है आप बदलाव करें, ये कानून की अब आवश्यकता नहीं है इस देश में। इसीलिए गृह मंत्री ने प्रेशर में आके ये कानून को इस विंटर सेशन बिल में लाए और इन्हें राजद्रोह कानून से अब देशद्रोह कानून बना दिया। राजद्रोह मीन्स यू cannot criticize the country, you can criticize the government। मतलब अब जो कानून चेंज हुआ है इसके तहत आप जो है सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट अब देश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। बट बताइए भला देश को कौन क्रिटिसाइज करना चाहता, कौन जनता है जो अपने देश को क्रिटिसाइज करेगा? ये एक बहुत बड़ी ताजुब की बात है। और दूसरी बात ये भी है कि आप ये ना भूलें कि देशद्रोह की कानून में क्या क्या सेक्शन दिया गया है कोई किसी जनता को पता नहीं है। ना जनता को पता है कि क्या सेक्शन है इसमें, किस बेसिस पे हमें देशद्रोह बुलाया जाएगा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। जैसे राजद्रोह में कोई क्लैरिटी नहीं था कि क्या बेसिस है। आप 3.5 साल किसी आदमी को जेल में रखते हैं, उसके बाद आप कोई भी ठोस सबूत नहीं देते हैं और बिना ठोस सबूत के उन्हें 3.5 साल आपने बर्बाद कर दिया। किस आधार पे? क्या सरकार की ये बनती है कि आप किसी भी नागरिक को 3.5 साल में रख के उनकी 3.5 साल लाइफ का बर्बाद कर दिया और आप जो है एक ठोस सबूत नहीं ला पाए? तो ये क्या बेसिस है, क्या फाउंडेशन है इस टाइप के रूल की? तो मैं यही बोलता हूँ जनता ये ना भूले ये जो राजद्रोह से देशद्रोह को कानून बनाया गया है, मतलब यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट नॉट द कंट्री। बट सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जनता देश को क्यों क्रिटिसाइज करेगी? फिर से हमें ये आशंका है कि सरकार ने ये देशद्रोह कानून इसलिए लाया गया क्योंकि ये जो सेडिशन लॉ सेक्शन 124A जो राजद्रोह कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया। इसके लिए जो मौजूदा सरकार है उसने जो है देशद्रोह का कानून लाया है, क्योंकि अब राजद्रोह का कानून तो एलिजिबल है नहीं किसी भी बुद्धिजीवी को जेल में डालने के लिए। तो आप देशद्रोह के तहत जो बुद्धिजीवी जो सरकार के खिलाफ बातें करेंगे, जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, उनको देशद्रोह के कानून के तहत उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये मत भूलें, हर कोई सरकार एक अपना स्ट्रेटजी रखता है, एक अपना बेसिस रखता है कि कोई भी अगर इस सरकार को अनस्टेबलाइज करने की कोशिश किया तो मैं ये सेक्शन डाल के हम उसे जेल में डाल सकते हैं। और ये सेक्शन ऐसे होते हैं कि कोर्ट भी जो है उनको बेल नहीं दे सकती है अनटिल अनलेस कि आप ठोस सबूत नहीं बर्बाद के। एक टाइम बाउंड होता है जहाँ तक कि कोर्ट को फॉलो ही करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है कंट्री रिलेटेड जो है सिक्योरिटी होती है। तो कोर्ट भी जो है आपको 1-2 महीना बेल नहीं देगी, 1-2 साल 3 साल लग जाती है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जैसे NIA है, उन लोग जैसे लोग को क्या है उनको टाइम देना पड़ता है कि सर मुझे टाइम चाहिए कि हम इतना टाइम में इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और सबूत ले आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो भी IPC में 8060 और CRPC 8090 और इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 को जो भी चेंजेस किया गया है अभी, और जो भी हमारे गृह मंत्री ने बताया, उसमें कोई भी नई चीज़ें नहीं है। ये केवल अपनी प्रशंसा लूटने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमने जो है बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं, अब जो भी होगी सब ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं होगा। सरकार के ऊपर पहले से प्रेशर था कि राजद्रोह कानून को बर्खास्त करना चाहिए, सेडिशन लॉ को हटाना चाहिए, सेक्शन 124 को हटाना चाहिए। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मौजूदा सरकार को तलब कर दिए थे कि भाई इस सेक्शन को हटाना है। अब इस देश में इस सेक्शन को और राजद्रोह कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी का मतलब है कि इसी प्रेशर में आके हमारे गृह मंत्री ने ये चेंजेस लाए हैं और इनने राजद्रोह से देशद्रोह को कानून बना है। अब आने वाले समय में आप लोग खुद देख लेंगे कि देशद्रोह के तहत कितने लोग जेल जाते हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई भी सरकार के पास, मैं मौजूदा सरकार केवल नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी सरकार जो आने वाले हैं जो जाने वाले हैं सबके पास एक इंस्ट्रूमेंट वो रखते हैं जिसके तहत ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो सरकार के
सही आलोचना करते हैं, वो गलत आलोचना नहीं करते, वो सही आलोचक को जेल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ। क्योंकि लोग वही हैं जो सही सरकार को सरकार की आलोचना करे, उनकी नीतियों की आलोचना करे, उनकी जो जो जनता जिससे गुजर रहे हैं उनकी आलोचना करे। वो लोग सही नहीं है जो आप केवल राजनीति बातें करते हैं, चार मुर्गे को बिठा देते हैं और उधर से अगेंस्ट बोल रहा है, कोई फोर मोशन में बोल रहा है। ये नहीं है। एक्चुअली आलोचक वही सही होते हैं जो सरकार की नीतियों पे बोलते हैं। क्या ये नीतियाँ आज के भारत की जनता को सही होगा? क्या उनको कुछ लाभ, जनता कुछ लाभ मिलेगा? इसलिए वो आलोचना करते हैं। बट कोई भी सरकार, उनको पता है कि कोई भी आलोचक जो सरकार को आलोचना कर रहे हैं वो सरकार के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसे बुद्धिजीवी लोग को वो जेल के अंदर डाल देते हैं। इसलिए अब अगर मैं इसे कुछ अगर बात कहूँ इस टॉपिक पे बहुत लंबा चलेगा, तो मैं आप जो है अपने दर्शकों, अपने व्यूअर और जो सब्सक्राइबर हैं उन पे छोड़ता हूँ कि आप इस पे अगर आप हमसे सहमत हैं तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।